हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बोर्ड। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में देखा था कि चार्ज वैसे तो जो होता है वो डिस्क्रीट होता है ना, Q इज इक्वल टू एन हमने पढ़ा था कि हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा किसी बॉडी पे जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बट एट मैक्रोस्कोपिक लेवल हम इस क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर सकते हैं और चार्ज को एज कंटिन्यूअस एंटिटी अज्यूम कर सकते हैं, कंटिन्यूअस कोई भी ऐसी कंटिन्यूअस बॉडी की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप चार्ज को एज कंटिन्यूअस ट्रीट कर दो तो तब हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या कंटिन्यूअस चार्ज डेंसिटी जो होता है इसको तब डिफाइन करते हैं जब हम चार्ज को एज कंटिन्यूअस ट्रीट करने लगते हैं। ओके, तो जरा अब हम देख लेते हैं जरा चार्ज डेंसिटी। सो कंटिन्यूअस के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं चार्ज डेंसिटीज। सो तीन तरह की चार्ज डेंसिटी होती है वैसे: वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तीन तरह की। एक्चुअल में तो क्या होता है, रियलिटी में हर एक बॉडी, कोई भी 3D बॉडी अगर होगी तो उसके पास वॉल्यूम ही होगा, तो बेसिकली जो एग्जिस्ट करती है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एग्जिस्ट करती है। बट बाकी दोनों क्या होता है, अप्रोक्सीमेटेड कंडीशन है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटेड केस में हम बाकी की दो डेंसिटी को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो एक एक करके इन तीनों को हम देखेंगे, है ना, ताकि ये फिर और भी क्लियर होगा आपको। तो फर्स्ट कम्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं रो से। सिंबल क्या होता है, रो। ठीक है, डिफाइन करने का तरीका क्या है? डिफाइन करने का तरीका है, जैसे मान लो कोई भी हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, 3D में कोई भी हमारे पास एक चार्ज बॉडी है। हमने क्या करते हैं, एक छोटा सा वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। जैसे जिस भी पॉइंट पे आपको डेंसिटी देखनी है, उस पॉइंट के अबाउट एक छोटा सा वॉल्यूम कंसिडर करो, यू मे कॉल इट एज डीवी। और मान लेते हैं इस डीवी वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज इनक्लोज है दैट इज डी। ठीक है, जो भी चार्ज बॉडी है, 3D चार्ज बॉडी है ये, हमने इसमें एक छोटा सा वॉल्यूम कंसिडर करा डीवी। ठीक है, वेरी स्मॉल, इनफाइनेटिमल स्मॉल वॉल्यूम होता है डीवी। और इस वॉल्यूम में जो चार्ज इनक्लोज है दैट इज डी। तो ये जो डेंसिटी होगी एट दिस पॉइंट, है ना, जिस पॉइंट के अराउंड आपने वॉल्यूम को कंसिडर करा, मान लो पी पॉइंट के अराउंड आपने इस वॉल्यूम को कंसिडर करा है, तो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगी एट दिस पॉइंट पी, दैट कैन बी डिफाइंड एज रो, विच इज गिवन बाय डी क्यू बाय डी वी, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको? चार्ज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन होती है। अब देखो, अगर मुझे यहाँ से डी क्यू का लिखना हो तो डी क्यू क्या हो जाएगा, रो डी वी हो जाएगा। और अगर मुझे टोटल चार्ज लिखना हो ऑन द बॉडी, ठीक है, लेट्स से दैट कैपिटल क्यू इज द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। ठीक है, कैपिटल क्यू क्या है, टोटल चार्ज। एंड लेट्स से कि कैपिटल वी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ठीक है, कैपिटल वी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो ये जो टोटल चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ दिस रो डीवी। और ये कंप्लीट वॉल्यूम पे करना है ना, यहाँ पे वी लिखने का मतलब है ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। एक्चुअली आपने अभी तक वॉल्यूम इंटीग्रल देखा या करा भी नहीं होगा, या थोड़ा सा आपके सिलेबस के स्कोप से बाहर है, बट मैं खाली इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको वॉल्यूम इंटीग्रल को इवेल्युएट करके हम इस पूरी बॉडी पर टोटल चार्ज भी निकाल सकते हैं। ओके, और अगर ये डेंसिटी कांस्टेंट हो जाए, एक और चीज, अगर मान लो ये यूनिफॉर्म हो जाए, अगर एक और जो स्पेशल केस है वो ये है, अगर ये जो रो है ये यूनिफॉर्म हो जाए, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट हो जाए ना, चेंज नहीं हो रहा,
पूरी बॉडी के लिए हर पॉइंट पर डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, दैट इज कांस्टेंट है। सो इन दैट केस हम डिफाइन कर सकते हैं, तो होगा क्या फिर, ये देखो अगर मैं यहाँ से भी देखूँ, इस वाले केस से भी देखूँ, तो ये रो जो होगा ना इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो क्या बनेगा, ये बनेगा कैपिटल क्यू इज इक्वल टू रो, पूरी वॉल्यूम पे इंटीग्रल करोगे तो पूरी बॉडी की वॉल्यूम ही आ जाएगी। भाई अगर आपने डीवी छोटे छोटे एलिमेंट लिए पूरे वॉल्यूम के, उन सबको जोड़ दिया, इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है, समीशन होता है। तो आपने क्या करा, जब ये रो बाहर आ गया तो अब खाली हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, ये हमारे पास खाली बचा इंटीग्रेशन ओवर द कंप्लीट वॉल्यूम। किसका इंटीग्रेशन, जो ये छोटे छोटे डीवी जो वॉल्यूम एलिमेंट है, इनका इंटीग्रेशन। तो जब आप इसको परफॉर्म करोगे तो इवेंचुअली यू विल गेट द कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो ये कंप्लीट वॉल्यूम आ गई कैपिटल वी। ठीक है, तो यहाँ से एक और डेफिनेशन भी आप दे सकते हो, अगर ये यूनिफॉर्म होगा देन वी कैन राइट दिस रो एज क्यू बाय वी। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है, अब यहाँ पे ये क्यू क्या है, टोटल चार्ज है ऑन दी बॉडी, एंड वी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये तो मैंने छोटे से जगह के लिए इसको डिफाइन करा, ये पूरी बॉडी के लिए हमने इसको डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं। अगर पूरी बॉडी पे कांस्टेंट है तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग तो डेंसिटी होगी नहीं, सेम ही है, क्योंकि तो एक ही एक ही जो डेंसिटी है उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। बाकी ये तो हर वक्त एप्लीकेबल है ना, जो ये फॉर्मूला है तो हर वक्त एप्लीकेबल है, dv बाय dq बाय dv, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। बाकी इसकी यूनिट वगैरह भी आप देख सकते हो, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, बताइए जरा। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर, तो मीटर क्यूब होती है ना, तो चार्ज पर मीटर क्यूब। और ऐसे डायमेंशन भी लिख सकते हैं, डायमेंशन अगर लिखना चाहो, देन व्हाट विल बी द डायमेंशन, चार्ज की डायमेंशन होती है 80, और ये हो जाएगा L-3। ठीक है, तो ऐसे हम इसके डायमेंशन को भी लिख सकते हैं। ओके, और इसको बेसिकली बोलते हैं वॉल्यूम एलिमेंट, जो डीवी होता है ना इसको बोलता है वॉल्यूम एलिमेंट, एंड इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। बट ये देखो 10, मतलब ये बिल्कुल जीरो नहीं हो सकता ना, पॉइंट की तरह नहीं हो सकता, यहाँ पे ये चीज समझने वाली है। इसको आप बिल्कुल जीरो कर दोगे तो फिर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आ गए ना, हम ये माइक्रोस्कोपिक लेवल के लिए डिफाइन कर रहे हैं, ये छोटा तो है बट ये माइक्रोस्कोपिक लेवल के जितना बिल्कुल छोटा नहीं है, है ना। ये जो हम डेंसिटी डिफाइन करते हैं ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर डिफाइन करते हैं, द रीजन बीइंग क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वी कैन इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, सेम इसको आप ऐसे एनालॉजी से समझो, जैसे वाटर होता है, तो वाटर भी डिस्क्रीट होता है, उसमें एक एक मॉलिक्यूल है पानी के, है ना। बट जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हो तो एक एक मॉलिक्यूल जो है वो इनसिग्निफिकेंट है। हम पूरे वाटर की डेंसिटी को डिफाइन कर लेते हैं, वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम करके डिफाइन नहीं करते हैं, बात समझ रही है, क्वांटाइजेशन को वहां पे इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये डिफाइन नहीं करूँ, जैसे अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर डिफाइन करूंगा तो कैसे करूंगा, कि किसी भी गिवन वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, भाई चार्ज कौन पोजेस कर रहा है, जनरली इलेक्ट्रॉन से चार्ज को पोजेस करते हैं। तो मैं ऐसे डिफाइन नहीं कर रहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफाइन वो भी करा जा सकता है ना, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। जैसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी, ऐसा नहीं है कि डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए क्वांटाइज मतलब कंटिन्यूस होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन होता है, तो पॉपुलेशन की डेंसिटी भी तो आप डिफाइन करते हैं, कैसे करते हैं, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया, जो भी रीजन है पर यूनिट एरिया से उसको डिवाइड कर देते हैं, वो डिस्क्रीट डेटा के लिए डिफाइन है। ठीक है, बट यहाँ पे ये अलग चीज है। ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इसको डिफाइन नहीं करें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिफाइन करें, होता वो भी है पर वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ऐसा नहीं है वो नहीं हो सकता, होता वो भी है, पर उसमें डायरेक्ट डेल्टा वगैरह फंक्शन हम यूज करते हैं। ठीक है, होता वो भी है, ऐसा नहीं है कि उस तरीके से नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे करें। जैसे मैंने आपको वाटर के एग्जांपल से भी समझा ना, कि जब आप पानी को एज अ बल्क देखते हो तो फिर एक एक मॉलिक्यूल का रेलेवेंस खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर आप उसकी डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हो, जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम करके डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो वहां पे अब एक एक मॉलिक्यूल का जो कंसिडरेशन है वो खत्म हो जाता है, तो सेम गोज फॉर दिस। ठीक है, बट बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी डिफाइन कर सकते हैं ना, बट उसको दोनों को मिक्स नहीं करना, और वो अलग चीज है ना। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सब देखो, जैसे वॉल्यूम हो गया, वैसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को जनरली तब डिफाइन करते हैं जब चार्ज किसी सरफेस पे स्प्रेड आउट होगा, या फिर जैसे जो जैसे मान लो जो भी आपकी बॉडी है, अगर वो इतनी थिन है
कि आप उसको एज ए सरफेस की तरह अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। जैसे मान लो एक वेरी थिन शीट ऑफ, कोई भी मेटल की थिन शीट है, किसी भी चीज की एक थिन शीट है, जैसे पेपर का पीस, पेपर की शीट होती है, ठीक है, तो वो इतना थिन है कि उसका जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है। तो खाली उसमें दो ही डायमेंशन 2D बॉडी की तरह है, तो 3D बॉडी, नेचर में हर बॉडी 3D होती है, बट वो इतना थिन है दैट वी कैन निग्लेक्ट दी वन डायमेंशन, जो उसका थिकनेस है उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो वो खाली 2D बॉडी की तरह बचेगा। जैसे आपका पेपर होता है, उसकी भी कुछ ना कुछ थिकनेस होती है, बट वी कैन निग्लेक्ट दैट थिकनेस एज कम्पेयर टू द डायमेंशन ऑफ द पेपर, जो पेपर की लेंथ और ब्रेथ है उसके कंपैरिजन में थिकनेस को निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी 2D बॉडी बन गई। ठीक है, या मतलब किसी भी ऐसी, जैसे कोई शीट हो, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर जैसे मान लो कंडक्टर होता है, तो कंडक्टर के भी चार्ज सरफेस पे आ जाता है ना। हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था कि ड्यू टू रिपल्शन सारा का सारा चार्ज लगभग सरफेस पे रिसाइड करता है। तो यहाँ पे भी जो ज्यादा हेल्पफुल होता है वो होता है कि हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को ही डिफाइन करें, क्योंकि चार्ज पूरे वॉल्यूम में तो कंसेंट्रेटेड नहीं है, चार्ज क्या है, खाली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसके इसके लिए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। और तरीका वही है, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डिफाइन करना है, तो उस पॉइंट पे थोड़ा सा एक एरिया एलिमेंट ले लो। ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा एक एरिया एलिमेंट ले लो, ये मैंने यहाँ मार्क करा, मुझे जिस पॉइंट पे डिफाइन करना है उसके अराउंड मैंने एक एरिया एलिमेंट ले लिया। ठीक है, जिसको लिखते हैं डीएस, और मान लेते हैं इस एरिया एलिमेंट में जो चार्ज है दैट इज डी। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, इट कैन बी डिफाइंड एज डी क्यू बाय डी एस। ओके, इसको डिफाइन कर सकते हैं डी क्यू बाय डी एस, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया और एरिया। ठीक है, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं डी क्यू बाय डी एस की तरह। एंड अगेन अगर यहाँ से मुझे टोटल चार्ज लिखना है पूरे, जो ये बॉडी होगी, जो जो सरफेस होगा उस पर टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू डी एस। और अगेन अगर ये सिग्मा कांस्टेंट है, जैसे हमने पीछे देखा, अगर ये सिग्मा कांस्टेंट है तो टोटल चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। ये सरफेस इंटीग्रल है यहाँ पे ना, ये पूरे सरफेस पे है। जैसे वो वॉल्यूम इंटीग्रल था, ऐसे ये जो इंटीग्रल है ये सरफेस इंटीग्रल है। ठीक है, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये पूरे बॉडी का सरफेस एरिया ही आ जाएगा, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे ना डीएस को। तो मान लेते हैं बॉडी, जो पूरी बॉडी का सरफेस एरिया है वो है ए, ना जब मैं इस पार्ट को इंटीग्रेट करूंगा ना, ये खाली, अब देखो ये सिग्मा तो बाहर आ गया, तो खाली क्या बचा, आपको इंटीग्रल करना है डीएस का ओवर द कंप्लीट सरफेस, जो भी आपने, जो भी बॉडी है उसके कंप्लीट सरफेस पे इसको इंटीग्रेट करना है। सो दैट विल गिव यू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस। तो यहाँ पे ए क्या है, टोटल सरफेस एरिया, और क्यू क्या है, टोटल चार्ज। मैं यहाँ साइड में कहीं मेंशन भी कर देता हूँ, ये को मेंशन कर देता हूँ। सो दिस क्यू इज द टोटल चार्ज, ओके, एंड दिस ए इज द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ओके, सो यहाँ से सिग्मा का फॉर्मूला क्या बना फिर इस केस के लिए, जब ये यूनिफॉर्म होगा क्यू बाय ए, अगर ये यूनिफॉर्म होगा देन दिस सिग्मा विल बी इक्वल टू क्यू बाय ए। एंड अगेन वी कैन राइट द यूनिट एंड डायमेंशन, तो ऐसे यूनिट क्या हो जाएगी बताइए, कूलम पर मीटर स्क्वायर, एंड व्हाट विल बी द डायमेंशन, डायमेंशन विल बी ए टी एल माइनस टू। ठीक है, ए टी एल माइनस टू। नाउ द लास्ट वन इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, एंड दैट इज डिनोटेड बाय लेम्मा। अगेन अगर हमारे दो डायमेंशन इनसिग्निफिकेंट हो जाए, तो खाली एक ही डायमेंशन बचेगा। जैसे मान लो एक रॉड है, बहुत लंबी सी रॉड है और पतली सी, है ना, बहुत लंबी और पतली सी चार्ज रॉड है। ठीक है, ऐसे एक रॉड है विच इज वेरी मच थिन, सो वी हैव दिस वेरी थिन रॉड। ठीक है, देखिए हमारे पास लंबी सी और पतली सी रॉड है, ठीक है, जो कि चार्ज है। ठीक है, एक रॉड है और ये रॉड चार्ज है।
ठीक है। अब मुझे इसके लिए जब इसको डिफाइन करना है तो किसी भी पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, एक अगेन छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करूंगा। जैसे अभी तक करते हैं ना, तो मैं इसको छोटा सा एक पोर्शन कंसिडर करूंगा। ये मैंने छोटा सा पोर्शन कंसिडर कर लिया। और मान लेते हैं इस छोटे से पोर्शन की जो लेंथ है दैट इज डी। छोटे से पोर्शन की जो लेंथ है दैट इज डीएल। और इस छोटे से पोर्शन में जो चार्ज है दैट इज डीक्यू। तो ये जो लैम्डा होगा दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट कैन बी रिटन एज dq बाय dl। इसको लिखेंगे dq बाय dl। तो अगेन ये क्या हो गया, ये हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको इसका डेफिनेशन क्या बना, इसका डेफिनेशन बना चार्ज पर यूनिट लेंथ। और जब मैं q लिखना चाहूंगा, सो दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dq एंड विच विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लैम्डा dl। यहाँ पे लाइन इंटीग्रल है, ये जो इंटीग्रल है नॉर्मल लाइन इंटीग्रल है। ठीक है, ये एक हमने पढ़ा वॉल्यूम, एक हमने पढ़ा सरफेस, और ये वाला क्या है, नॉर्मल लाइन इंटीग्रल है। जनरली यही लाइन इंटीग्रल ही आप सॉल्व करते हो जो कि वन डायमेंशन में ही होता है। ओके सो एंड अगेन अगर ये लैम्डा कांस्टेंट हो जाए, देन वी नो इन दैट केस दिस क्यू विल बी इक्वल टू लैम्डा बाहर आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ एल डी ए। तो ये जो हो जाएगा इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी। जब मैं इसको एल को डीएल को कंप्लीट लेंथ के लिए इंटीग्रेट करूंगा, सो दैट विल गिव मी द टोटल लेंथ ऑफ द रॉड, या जो भी जिसकी मान लेते टोटल लेंथ जो है वो कैपिटल एल है। और टोटल चार्ज है कैपिटल क्यू। ठीक है, टोटल नेट चार्ज है इस पे कैपिटल क्यू। तो यहाँ से ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू lambda L। सो दिस lambda इज कैन बी रिटन एज टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। ठीक है, तो ये हो गया। सो अगेन हम देख सकते हैं हम यहाँ पे, तो इसकी ऐसे यूनिट क्या बनेगी, इसकी ऐसे यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर एंड द डायमेंशन विल बी AT L-1। ठीक है, तो ये डायमेंशन हो जाएगी। तो ये ऐसा यूनिट हो गई और ये इसका डायमेंशन हो गई। ठीक है, आई होप सो ये भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, होता रियलिटी में प्रैक्टिकली खाली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है। ठीक है, अब कभी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वॉल्यूम पे होता है, बट अगर जो डायमेंशन, अगर कुछ डायमेंशन मतलब अगर एक डायमेंशन नेग्लिजिबल हो तो हम उसको सरफेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर दो डायमेंशन नेग्लिजिबल हो तो हम उसको लाइन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो तब उस मतलब ये स्पेशल केस में हम, और ऑफ कोर्स विद अप्रोक्सीमेशन, हम डिफाइन कर सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी। वरना प्रैक्टिकली जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो वॉल्यूम में ही होता है। ओके, ठीक है। अब जरा एक चीज देख लेते हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे। है ना, एक जनरल एक चीज लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक वॉल्यूम चार्ज, एक मतलब हमारे पास एक 3D वॉल्यूम है और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमें उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट ना होके कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे। तो पहले बात तो हम उसको डिस्क्रीट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट जो डीवी है। जैसे लेट मी ड्रॉ समथिंग। सो लेट्स हैव दिस 3D बॉडी। तो हमारे पास ये एक 3D बॉडी है ना, जस्ट सेकंड। तो हमारे पास ये एक 3D बॉडी है। ठीक है, और इसकी वजह से हमें यहाँ पे वो निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पी पॉइंट। तो और ये मान लेते हैं हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ओके, सो ये हमारा जस्ट, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो हम करेंगे क्या, देखो अब दिक्कत ये है कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, कूलम्स लॉ हो गया, वो पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। तो उसके उसी फॉर्मूले से तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ड्राइव करा था। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, मतलब पूरी बॉडी के लिए तो नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंट लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ये छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट लिया। ठीक है, छोटा सा मैंने एक वॉल्यूम एलिमेंट एलिमेंट लिया डीवी, और इसके अंदर चार्ज है डीक्यू। ठीक है, अब जरा
देखते रहना। और जो इसकी जो इस पॉइंट पे जो डेंसिटी है दैट इज रो, जिसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है दैट इज रो। दैट मीन्स रो क्या हो गया, डी क्यू बाय डी वी हो गई। पहली चीज रो क्या हो गया, रो इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी वी। ओके। अब अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर देखूं, इसका पोजीशन वेक्टर देखूं ये, और एक मैं पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर देखता हूँ। ओके। सो ये मेरे पास मतलब दोनों का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ये एक इसका ये हो गया और एक इसका ये हो गया। तो लेट अस कॉल इट एज आर वेक्टर एंड दिस एज आर डैश वेक्टर। ठीक है, ये दोनों का पोजीशन वेक्टर हो गया। तो मैं जरा इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, जो ये डीवी एलिमेंट है, वॉल्यूम एलिमेंट जिसमें डी क्यू चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाह रहा हूँ। और क्योंकि डीवी एलिमेंट बहुत छोटा है, तो लगभग ये पॉइंट चार्ज की तरह, तो हम पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, उसी को यूज करेंगे। तो अगर वो मैं लिखना चाहूँ, देन आई कैन इजीली राइट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैं वेक्टर फॉर्म में ही लिख रहा हूँ ना, सो जस्ट पे अटेंशन, है ना। तो अगर मैं छोटा सा डी ई लिखना चाहूँ, देन आई कैन राइट इट एज चार्ज, ऊपर चार्ज लिखते हैं तो चार्ज हो गया डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे लिखना है आर। अब जरा देखो, अगर मैं यहां से यहां तक इसको ज्वाइन करूं, है ना, अगर मैं इसको यहां से यहां तक ज्वाइन करूं, देन आई नो ये वेक्टर कितना हो जाएगा, ये जो मैंने ये वेक्टर जो बनाया, तो हमें पता है ये वेक्टर हो जाएगा आर डैश, दिस वेक्टर विल बी इक्वल टू आर डैश माइनस आर वेक्टर। और क्योंकि मान लेते हैं जो चार्ज इस पे था वो भी पॉजिटिव चार्ज था, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी के अलॉन्ग बनेगी ना, इस तरफ से दूर जाएगी इस छोटे से, उसकी वजह से जो डी की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी अवे फ्रॉम दिस चार्ज एलिमेंट और दिस वॉल्यूम एलिमेंट, इस वॉल्यूम एलिमेंट से, क्योंकि पॉजिटिव है दूर होगी, तो डी की जो होगा वो ऐसे अवे होगा, तो उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी ना। तो यहाँ पे मैं अगर, अब देखो वही तरीका याद ध्यान रखो जो हमने इससे पहले भी निकाला था, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते थे, तो है ना, तो मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ ना, वो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आर कैप माइनस आर वेक्टर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, आर कैप माइनस आर का क्यू। ठीक है, ये छोटा सा मैंने डी एलिमेंट लिख दिया। अब अगर मुझे पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, अगर मुझे पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, सो देखो, अगर मुझे पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो मैं ऐसे हर छोटे छोटे डीवी जैसे एक एलिमेंट मैंने यहाँ माना, एक ऐसे ही यहाँ पे एक एलिमेंट में मानूंगा, वॉल्यूम एलिमेंट मानूंगा डीवी, ऐसे यहाँ मैं सारे छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालूंगा, डी क्यू डी निकालूंगा, और उन सबको क्या करूंगा, वेक्टरली ऐड करूंगा। ठीक है, मैं इसको इन सबको क्या कर लूंगा, वेक्टरली ऐड करूंगा। तो जो मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट विल बी इक्वल टू समीशन ऑफ ऑल दीज डी, समीशन ऑफ ऑल दीज डी, है ना, फॉर एंटायर वॉल्यूम। समीशन किसके लिए करना है, पूरे एंटायर वॉल्यूम के लिए समीशन करना है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ई इज इक्वल टू समीशन ऑफ दिस डी क्यू आर कैप माइनस आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कैप माइनस आर का क्यू, और पूरा वॉल्यूम के लिए इसको समीशन करना है। और मैं इस डी क्यू की जगह चाहूँ तो ये रो इंटू डी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से हम ऊपर से देखेंगे, दिस डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डी। तो एक फॉर्मूला ये भी हम लिख सकते हैं, दैट फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू समीशन ओवर एंटायर वॉल्यूम एंड दिस रो इंटू dv आर कैप माइनस आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कैप माइनस आर का क्यू। ओके, तो ये हमने लिख लिया। अब सेकंड थिंग, अगर लेट्स कंसिडर कि ये जो dv है इट्स वेरी मच स्मॉल, है ना, dv टेंडिंग टू जीरो,
जो ये वॉल्यूम है बहुत छोटा है। अगर ये वॉल्यूम बहुत छोटा होगा, आप जरा ध्यान से सोचना, अगर ये वॉल्यूम बहुत छोटा होगा तो जो नंबर ऑफ, जो समीशन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब जो जितने डीवी एलिमेंट बनेंगे वो इन्फिनिटी हो जाएंगे। अगर ये डीवी बहुत छोटा होगा दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वॉल्यूम एलिमेंट्स, या नंबर ऑफ डीवीज भी लिख सकता हूँ मैं ना, वॉल्यूम एलिमेंट तो डीवी था, तो नंबर ऑफ डीवीज ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा। एंड इन दैट केस मतलब कितने, ये नंबर ऑफ डीवीज का मतलब क्या है, ऐसे कितने कितने, जैसे मैंने यहाँ पे दो बनाकर दिखाया ना, ऐसे कितने वॉल्यूम एलिमेंट होंगे पूरी बॉडी में, तो वो इनफाइनाइट हो जाएंगे। अगर एक बहुत लगभग जीरो की तरफ टेंड करेगा तो नंबर भी उतना बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि पूरी बॉडी का वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। एंड अगर ऐसा होगा देन दिस समीशन विल बी रिप्लेस बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का काम ही, या इंटीग्रेशन काम ही इस तरीके से करता है ना, अगर ये डीवी जीरो की तरफ टेंड करेगा देन वी कैन रिप्लेस दिस समीशन एज इंटीग्रेशन। एंड फॉर दैट वी कैन राइट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एज, तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिख सकते हैं फिर, तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, वॉल्यूम का इंटीग्रेशन है ना, वैसे जो सिंबल होता है उसमें तीन बार इंटीग्रल बनाते हैं, बट मैं यहाँ पे वी लिखने से मेरा ऐसे चाहिए कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। और ऊपर क्या हो जाएगा, रो आर कैप आर डैश माइनस आर डी वी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश माइनस आर। सो दिस मच इज विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इसको देख के घबराओ नहीं, पहली चीज आपके सिलेबस का ये पार्ट ऐसे है नहीं, क्योंकि मैंने अगेन यहाँ पे कहा यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ता है, और वॉल्यूम इंटीग्रल अलग तरीके से, थोड़ा मतलब अलग तरीके से सॉल्व होता है ना, वो आप हायर क्लासेस में सीखोगे। तो बस खाली मैं एक्सप्रेशन लिखना सिखा रहा था, बाकी इससे रिलेटेड आपको कोई न्यूमेरिकल या कुछ ऐसे सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा कि सॉल्व करके निकालो। बट हाँ थोड़ा लाइन का केस, क्योंकि उसमें सिंपल इंटीग्रेशन होता है, वो एक बार को आ सकता है, तो उसका मैं आपको एक केस करा देता हूँ। ठीक है, मैंने भी क्या बताया, हमने तीन तरह का देखा, वॉल्यूम, एरिया, सरफेस मतलब, और एक लाइन। तो ये दोनों का क्वेश्चन आना थोड़ा मुश्किल है, मतलब मुश्किल क्या, लगभग इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि ये दोनों का जो इंटीग्रल इंटीग्रल होता है वो थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व होता है, बट लाइन पे बेस थोड़ा सा आ सकता है, क्योंकि वो नॉर्मल इंटीग्रेशन बनता है। तो मैं आपको एक छोटा सा एक क्वेश्चन करा देता हूँ, क्वेश्चन कम डेरिवेशन आप कह सकते हैं, ठीक है, ताकि आप थोड़े से इससे फेमिलियर हो जाएंगे। ओके सो लेट्स सी। वैसे अब जो हम केस करेंगे वो आप, हम गॉस लॉ से भी देखेंगे, बट एक बार इंटीग्रेशन से भी देख लेते हैं, ताकि आप, और फिर आप दोनों में प्रोसेस को भी अप्रिशिएट करना और कंपेयर करना कि दोनों में कौन सा प्रोसेस ज्यादा लेंदी और टाइम टेकिंग और कौन सा प्रोसेस इजी है। ठीक है, तो जरा देखते हैं, तो मैं एक, जस्ट सेकेंड, सो लेट मी ड्रॉ हियर। सो सो मैं एक इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर को कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या कंसिडर करा है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिव वायर है, ठीक है, जिसपे एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी ये इनफाइनाइटली लॉन्ग, मतलब इधर भी इन्फिनिटी तक जा रही है इधर। अभी रीजन भी बता दूंगा इन्फिनिटी लेने का रीजन क्या होता है ना, बट पहले जरा डेरिवेशन पार्ट देख लेते हैं। और मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, और मुझे इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ओके, जो पी पॉइंट है, मुझे इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो तरीका क्या है, वही यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक एलिमेंट लूंगा, तो मैंने एक dx लेंथ का छोटा सा एलिमेंट लिया। ठीक है, और मान लेते हैं जो पी पॉइंट है ये यहाँ से r डिस्टेंस अपार्ट है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r है, और मैंने यहाँ से, ये मान लो जो ये पॉइंट है यहाँ से x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट लिया। ठीक है, x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट लिया, और मुझे इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। इवन मैं इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ करता हूँ ताकि, हाँ अब ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे इस पूरे की वजह से निकालना है, तो मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया, इसकी वजह से निकालेंगे, रीजन वही है क्योंकि ये छोटा सा एलिमेंट को हम पॉइंट की तरह कंसिडर कर सकते हैं, है तो ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, बट फिर भी क्योंकि इतना छोटा है दैट वी कैन ट्रीट इट एज
पॉइंट ऑब्जेक्ट, और अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे देन वी कैन अप्लाई द कूलम्स लॉ और द एक्सप्रेशन फॉर द पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जो हमने फॉर्मूला देखा था ना, ई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, उसको यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखो ये हो गया इसका सेपरेशन इससे। अब देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगी, तो हमें पता है इससे दूर बनेगी ऐसे अवे, तो इसकी वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई डी। और अगर मैं इस डी का मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ, पहले जरा इसका इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो मैं अगर इस डी का मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ, सो दैट विल बी इक्वल टू, अगर इस डी एक्स में जो चार्ज है दैट इज डी क्यू, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो ये आर है ये एक्स है, तो ये बन जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से दिस डिस्टेंस विल बी आर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया डी छोटा सा एलिमेंट। अब जरा देखो ध्यान से, जैसे जैसे और हाँ वैसे तो मैं एक चीज और इसमें ऐड कर सकता हूँ, और वो क्या है, वो ये है, एक और चीज जो हमें पता है, अगर मान लेते हैं इसकी जो डेंसिटी है दैट इज लेमडा, तो लेमडा क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी एक्स, जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लेमडा है, तो लेमडा हो जाएगा डी क्यू बाई डी एक्स, तो यहाँ से डी क्यू कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू डी एक्स। तो मैं डी क्यू की जगह लिख सकता हूँ लेमडा इंटू डी एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। और अब जरा देखो, अब एक्चुअल में तो ये डी आ गया, खाली मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा है, बट अगर मुझे ऐसे पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पी पॉइंट पे, है ना, जो ये पॉइंट है पी पॉइंट, मुझे इस पी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ऐसे मुझे हर एक एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना पड़ेगा, और फिर उन सबको वेक्टरली ऐड करना पड़ेगा, जो कि उतना आसान काम नहीं, क्योंकि सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग होगी। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई एलिमेंट लूंगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी, यहाँ पे कोई लूंगा तो ऐसे बनेगी, सबकी वजह से अलग अलग डायरेक्शन होगी, और फिर सबको ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिमेट्री का यूज करते हैं। अब वो कैसे करेंगे, जैसे मैंने एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे एक एलिमेंट देखा है, वैसे ही सेम एक्स डिस्टेंस पे, क्योंकि ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, देखो यही फायदा होता है इन्फाइनाइटली लॉन्ग लेने का। इन्फाइनाइटली अगर मैंने इसको लॉन्ग लिया है, तो मैं किसी भी पॉइंट से अगर राइट साइड एक्स डिस्टेंस पे कोई एक एलिमेंट होगा, तो सेम लेफ्ट साइड भी सेम एक्स डिस्टेंस पे एक दूसरा एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो इन्फाइनाइट होने का मतलब क्या है, सेम एक्स डिस्टेंस पे एक और सिमिलर एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन जाएगी, सॉरी, तो इसकी वजह से ये ऐसा एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, और ओके, सो एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी वो, ऐसे कुछ इस तरह बनेगी डी। ठीक है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो डी बनेगी, और क्योंकि सेम डिस्टेंस पर है ये भी, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने करस्पॉन्डिंगली दिखा। अब जरा देखो ध्यान से, अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा बोल देता हूँ, ठीक है, जो ये वाला एंगल है, लेट अस, जो ये वाला एंगल है, लेट अस कॉल इट एज थीटा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। और अगर ये एंगल थीटा होगा, तो अगर हम इसको ऐसे एक्सटेंड करें, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल भी थीटा होगा, एंड सिमिलरली ये एंगल भी थीटा होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें, चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, तो अगर हम ध्यान से देखें, तो एक ये डी इस तरफ है, एक ये डी इस तरफ है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो ये एक डी इस तरफ हो गया, और एक ये डी इस तरफ हो गया, और अगर मैं चाहूँ तो मैं इन दोनों को रिजोल्व कर सकता हूँ ऐसे। अब देखो ये डी इस तरफ था और ये एंगल थीटा था,
तो ये कंपोनेंट क्या बनेगा, डी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या बनेगा, डी साइन थीटा, है ना। उसी तरीके से जो ये भी एंगल थीटा था, तो ये इसकी वजह से भी जो, इसकी वजह से जो लेफ्ट साइड में लिखा है मैंने डी, इसकी वजह से भी जो यहाँ पे कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा डी कॉस थीटा, और जो यहाँ पे कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा डी साइन थीटा। अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो दोनों डी साइन थीटा है, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। सो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, फाइनली हमारे पास बचेगा टू डी कॉस थीटा या फिर डी कॉस थीटा। अब देखो, अब दो तरीके हैं, अगर मैं इसको डी कॉस थीटा लिखता हूँ तो फिर इंटीग्रल मुझे जीरो से चलाना पड़ेगा, बट अगर मैं इसको, सॉरी, टू डी लिखता हूँ तो जीरो से चलाना पड़ेगा, और खाली डी कॉस थीटा लिखता हूँ तो माइनस में चलाना पड़ेगा। अभी दोनों तरीके से लिख के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फाइनली जो वेक्टर बचा वो बचा ऊपर की तरफ, और वेक्टर कितना बचा, टू डी कॉस थीटा, है ना, ये दोनों कंबाइन हो गए, तो फाइनल जो वेक्टर बचा वो ऊपर की तरफ बचा। तो देखो ऐसे आप कोई भी एलिमेंट ले लोगे, अगर ये तो मैंने दो लेके दिखाए हैं, ऐसे अगर आप राइट साइड में कोई भी एलिमेंट लोगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेफ्ट साइड में मिलेगा, और उन दोनों के जो कंपोनेंट होंगे पैरेलल टू दी वायर, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो खाली परपेंडिकुलर टू दी वायर ही कंपोनेंट बचेंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो इस तरफ ही बचेगी। तो देखो यहाँ पे काम आसान हो गया ना। अब सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ध्यान से समझो, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक एलिमेंट की वजह से, क्योंकि पेयर, दो पेयर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, सबकी वजह से ऊपर की तरफ है। अब वो तो सब एक ही डायरेक्शन में है, तो वो तो नॉर्मली ऐड हो जाएगा। अगर वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो फिर तो उनका मैग्नीट्यूड ऐड हो जाता है ना, फिर तो आपको उनके बीच का है वेक्टर समय लगाने की जरूरत ही नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट, सिमेट्री से ये फायदा होता है। गेटिंग माय पॉइंट, तो हम इसमें फिर डायरेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट इनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे। ठीक है, ड्यू टू सिमेट्री जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, वी हैव डिड्यूस कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर टू दी वायर होगी, और वो एक ही डायरेक्शन में होगी, मतलब हर एक एलिमेंट की वजह से एक ही डायरेक्शन में बचेगी। वैसे तो हर एक एलिमेंट की अलग अलग है, बट दो एलिमेंट अगर आप उठाओ, कोई भी एलिमेंट अगर आप देखोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एक लेफ्ट साइड में भी एलिमेंट है, और वो दोनों के जो अलोंग दी वायर जो कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो रहा है, तो सिर्फ जो परपेंडिकुलर टू द वायर है वही बच रहा है। ठीक है, तो ऐसे हर एक पेयर के लिए होगा, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो परपेंडिकुलर टू द वायर बचेगी। ठीक है, और ये कितनी आ रही है, ये आ रही है टू डी कॉस थीटा। तो जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसको इंटीग्रेट करके आ जाएगी, अब खाली मैग्नीट्यूड को इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन तो आप पहले भी करना ही था, बट फर्क क्या हो रहा है, यहाँ पे अब हम वेक्टर की तरह अब इसको नहीं देखेंगे, क्योंकि अब तो सब वेक्टर एक डायरेक्शन में हो गए, तो खाली मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे, और या फिर खाली मैग्नीट्यूड पे इंटीग्रेशन लगा देंगे। जो मैंने पीछे एक्सप्रेशन लिखा था वो वेक्टर फॉर्म में था। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को ध्यान से, ये जो लिखा है तो यहाँ भी इंटीग्रेशन ही, बट ये इसमें देखो ये वेक्टर्स है, ये वेक्टर फॉर्म में है, इसकी जरूरत ही नहीं है अभी, हम खाली स्केलर्स में इंटीग्रेशन को लगा के और फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टू डी कॉस थीटा। वैसे डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं, पर पहले इस तरीके से लिख के मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जरा लगाते हैं इसमें, तो इंटीग्रेशन ऑफ टू डी की जगह ऊपर से लिखो लेमडा डी एक्स अपॉन फोर पाए एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब जरा इस वाले ट्राइंगल में देखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, या फिर कॉस थीटा नहीं निकालते हैं, सब कुछ थीटा में ही कर लेते हैं ना। हाँ, एक काम करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं सब कुछ। अब देखो दिक्कत ये है कि जब मैं यहाँ पे इसकी ई की वैल्यू रख दूंगा ना, तो जब मैं डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा तो डी में एक्स है और ये एक थीटा है, और दोनों ही वेरिएबल है। कैसे, जब मैं इस एलिमेंट को यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, मान लो मैं इस जो डी एक्स एलिमेंट है, मैं इसको राइट या लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूंगा, तो ये एक्स भी वेरी करेगा और थीटा भी वेरी करेगा। अब एक ही इंटीग्रेशन में फिर दो दो वेरिएबल आ जाएंगे भाई, एक तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे थीटा, दूसरा वेरिएबल कहाँ से आएगा, ये डी में एक्स है, ऑलरेडी डी एक्स है ना, तो एक वेरिएबल यहाँ से आएगा। तो मैं पहले इन दोनों वेरिएबल को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करूंगा, ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। भाई जैसे जैसे मैं एक्स को बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे थीटा भी बढ़ रहा है, और आप इसमें देखोगे ना, मैं जैसे जैसे इसको बाहर की तरफ खींचूंगा तो एक्स बढ़ेगा, तो ये थीटा भी बढ़ेगा। तो दोनों जो एलिमेंट, दो दो जो वेरिएबल्स है वो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, ना कि इंडिपेंडेंट। तो हम दोनों की जगह एक ही वेरिएबल में इसको
सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब देखो वो कैसे करेंगे। सो जरा पहले वो कर लेते हैं, है ना। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें इसको, तो यस, तो वी कैन राइट टेन थीटा। तो यहाँ से अगर हम ट्राइंगल में देखें, सो टेन थीटा की जगह लिख सकते हैं, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या, एक्स, थीटा के सामने एक्स है, और बेस कितना है, आर, तो एक्स बाय आर हो गया। तो यहाँ से एक्स कितना बन गया, आर टेन थीटा। ठीक है, एक्स कितना बन गया, आर टेन थीटा। और यहाँ से अगर मुझे डी एक्स लिखना हो, ठीक है, अगर मुझे यहाँ से डी एक्स लिखना हो, तो वो कितना बन जाएगा, वो हो जाएगा, आर तो कांस्टेंट है तो आर तो बाहर आ गया। और टेन थीटा का जो डेरिवेटिव होता है, इट इज सेक्स स्क्वायर थीटा। तो चाहे तो डी एक्स बाय डी थीटा निकाल लो पहले, मतलब इसका डेरिवेटिव निकाल लो। ठीक है, अगर ये समझ में आया तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से करके दिखाता हूँ। देखो, हमें यहाँ से अगर डी एक्स बाय डी थीटा निकालना है, तो वो हो जाएगा डी बाय डी थीटा ऑफ आर टेन थीटा। अब आर तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, और खाली टेन थीटा का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो वो हो जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा। सो फाइनली हमारे पास बचा डी एक्स इक्वल टू आर सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, और एक्स इक्वल टू आर टेन थीटा बचा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, एक्स इक्वल टू आर टेन थीटा एंड डी एक्स इक्वल टू आर सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, और जरा इसको अब इसमें पुट करेंगे, हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन था ना डी वाला, इसमें पुट करेंगे तो सब कुछ थीटा में हो जाएगा। तो यहाँ से जरा देखो, तो डी को क्या लिख सकते हैं, तो जो डी है दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स, डी एक्स की जगह आर सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक था, तो अब यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, तो ये हो जाएगा लैम्डा आर सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये हो गया फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ गया, और ये बचा अंदर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमें पता है क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक्स स्क्वायर थीटा। नाउ वी कैन क्लियरली सी, ये सेक्स स्क्वायर थीटा से सेक्स स्क्वायर थीटा गया, और इस आर से आर का स्क्वायर खत्म हो गया। तो जो डी बना फाइनली दैट इज इक्वल टू लेमडा डी थीटा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अब जरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है इंटीग्रल ऑफ टू डी कॉस थीटा। तो ये था इंटीग्रल टू डी की जगह ये आ गया लेमडा डी थीटा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और कॉस थीटा। अब जरा लिमिट देखते हैं। अब देखो लिमिट जो लगानी है हमें थीटा पे लगानी है, सब कुछ थीटा थीटा में, बाकी तो सब कांस्टेंट है। ठीक है, तो जरा थीटा पे लिमिट चेक करते हैं, लिमिट कहाँ से कहाँ चल रही है। अब देखो, मैं वही चीज बता रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ ऑलरेडी टू ले लिया, तो अब मुझे खाली राइट हैंड साइड की तरफ से लिमिट देखनी है। तो देखो, मुझे खाली, इसका मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे खाली इतना पोर्शन देखना है, यहाँ से लेके पूरा राइट साइड वाला इतना पोर्शन देखना है। तो देखो, जब ये एलिमेंट बिल्कुल यहाँ होगा बीचों बीच, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। ये देखो, जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे एंगल कम होगा, और जब ये बिल्कुल पोर्शन यहाँ आ जाएगा, तो ये एंगल बिल्कुल जीरो हो गया। तो इनिशियल इनिशियल लिमिट क्या हो जाएगी, या लोअर लिमिट हो जाएगी जीरो। अब जैसे ही बिल्कुल इन्फाइनाइट, ये दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, बिल्कुल जब ये इन्फाइनाइट तक पहुंच जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री। सोचो ध्यान से भाई, एंगल बढ़ते 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 मैक्सिमम कहाँ तक बढ़ेगा, 90 डिग्री तक बढ़ेगा। तो थीटा की जो लिमिट होगी वो हो जाएगी जीरो से पाई बाय टू। अगर मैंने यहाँ पे ये टू यूज ना करा होता, तो फिर मैं कैसे लिखता, अगर मैंने यहाँ पे ये टू यूज ना करा होता, और खाली मैंने ये लिखा होता, खाली मैंने लिखा होता ई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी कॉस थीटा, तो उस केस में मैं जो लिमिट लगाता वो लगाता माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। और अब मैं क्या लगा रहा हूँ, अब जैसे कि मैं जीरो से 90 डिग्री लगा रहा हूँ ना, तो तब मैं लगाता माइनस 90 से 90, मतलब माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, क्योंकि फिर मैं लेफ्ट वाली लिमिट को भी कंसिडर करता।
इससे जो लेफ्ट साइड में जा रहे हैं ना उसको भी कंसिडर करते हैं। और जब ये पाई बाय टू इधर गए तो पाई बाय टू इधर भी जाएंगे। और क्योंकि जब ये लेफ्ट वाला जो एंगल बनेगा उसको नेगेटिव में ट्रीट करेंगे, तो ये थीटा का एंगल जो बनेगा ना, इससे इस तरफ उसको नेगेटिव में लेंगे तो ये माइनस पाई बाय टू हो जाएगा और ये वाला प्लस पाई बाय टू हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके हैं ना, तो आंसर दोनों तरीके से सेम आएगा। आई होप सो ये क्लियर होगा, दोनों तरीकों से आंसर सेम आएगा। तो जो लिमिट हम यूज करेंगे दैट विल बी इक्वल टू जीरो से पाई बाय टू। ये इंपॉर्टेंट है समझना कि लिमिट कैसे मैंने निकाली है। ठीक है, एक बार चाहे तो दोबारा भी आप देख सकते हो। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, कभी भी लिमिट निकालना हो तो एलिमेंट को मूव कराओ कि पूरा, मतलब उसको एक्सपेंड कराओ कि पूरा का पूरा आपका कवर हो जाए। अब देखो पूरी जो ये कवर होगी वो यहाँ से यहाँ तक कवर होगी, बट क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक करस्पॉन्डिंग लेफ्ट साइड का एलिमेंट आ ही रहा है, तो इसको पूरा कवर कराने की जरूरत नहीं है, मतलब आधा कवर कराओगे तो भी पूरा हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट आ रहा है इस टू फैक्टर की वजह से। तो मैं खाली इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ पूरा एंड तक लेके जाऊंगा। तो जब ये यहाँ पे होगा तो एंगल ये हो जाएगा जीरो, और जब ये पूरा एंड तक जाएगा तो देन द एंगल विल बिकम थीटा, एंगल विल बिकम पाई बाय टू। तो जो लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी जीरो से पाई बाय टू। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं बस। सो टू, और ये फोर, टू से हम फोर भी को कैंसिल कर सकते हैं तो फाइनली नीचे टू हो गया। और क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है भाई, लैम्डा कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, और जीरो से पाई बाय टू इंटीग्रेशन है कॉस थीटा डी थीटा। अब कॉस थीटा डी थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है, मतलब कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। और जब आप इसको पुट करोगे तो अब जब आप अपर लिमिट रखोगे तो हो जाएगा साइन पाई बाय टू, और लोअर लिमिट रखोगे तो हो जाएगा साइन जीरो। ठीक है, अपर लिमिट रखेंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है ना, यहाँ पे मैंने दो फॉर्मूले यूज करे। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो फॉर्मूले यूज करे। पहला फॉर्मूला जो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। तो ये होता है। और दूसरा कि अगर किसी भी इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करके मान लो एफ एक्स आंसर आ रहा है प्लस कॉन्स्टेंट, और अगर ये लिमिट्स में होगा तो उस केस में जो आंसर होता है वो होता है अपर लिमिट माइनस, जो फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहा है एक बार उसमें अपर लिमिट रखो माइनस एक बार लोअर लिमिट रखो। तो ये चीज हमने यूज करी है। ओके, सो अब जरा ठीक है, हमने ये फॉर्मूलेज यूज करे नाउ। सो अब देखो साइन पाई बाय टू दैट इज साइन 90 डिग्री, ये कितना होता है वन, और साइन जीरो क्या होता है जीरो। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, फाइनली हमारे पास आ गया लेमडा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन 91 साइन जीरो जीरो। तो फाइनली ई का फॉर्मूला क्या बना, लेमडा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। यूनिफॉर्मली चार्ज इसलिए क्योंकि ये लैम्डा कांस्टेंट है, तभी तो मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाला। यहाँ पे ये स्टेप ध्यान है ना, यहाँ पे मैंने इसको लैम्डा को भी बाहर निकाल दिया था क्योंकि जो डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी थी वो कांस्टेंट थी, मतलब ये तो ये जो है, जो वायर या जो रॉड है इट वाज यूनिफॉर्मली चार्ज। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज था तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया था। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा, है ना। अभी हम देखेंगे आगे, हम गॉस लॉ से भी इसको ड्राइव करेंगे, है ना। आप इवन आपके सिलेबस में गॉस लॉ है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे इसलिए करा है ताकि आप इस मेथड को अप्रिशिएट कर पाओ कि इंटीग्रेशन करके कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, एंड इफ यू हैव एनी डाउट then you can leave it in the comment section. Thank you so much, we'll see you in the next video.